हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन 9 ऑफ MSO 003। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है MSO 003 का। इसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग MSO 004। उसकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाऊंगी एंड वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन 1। ओके, जैसे हमने इस सीरीज़ के साथ भी किया और MSO 001 के साथ भी किया, राइट। ना स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 9, ये हमें बात करनी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने कैसे इम्पैक्ट किया है सोशल सेक्टर्स में इन इंडिया सिंस 1990s, राइट। जब हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसा शिफ्ट जो स्टेट के कंट्रोल से बाहर हो गई थी इकोनॉमी और एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हो गई थी, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट जो ओन कर रही थी इंडस्ट्रीज को, वहाँ से गवर्नमेंट का जो रोल था वो फिनिश होके प्राइवेट सेक्टर्स का रोल देखा जाने लगा। जो प्राइवेटली जो ओन कर रही थी चीज़ें, वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने लग गई या वो ज़्यादा आगे आने लग गई। अभी जो रिफॉर्म थे इनको हम LPG के बारे में, LPG एज अ शॉर्ट फॉर्म में भी देखे जाने लग गए, जिसके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुई और इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गई। वहीं पे ये जो रिफॉर्म्स है उन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस लेके आए, जहाँ पे इन्होंने सोशल सेक्टर्स को इम्पैक्ट किया, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एम्प्लॉयमेंट हो या फिर सोशल इनइक्वालिटी हो, इन बेसिस के ऊपर, जो कि एक सोशोलॉजिकल कंसर्न बन गई थी। ना स्टार्टिंग विद इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, कैसे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने एजुकेशन पे इम्पैक्ट डाला, और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। पॉजिटिव हम देख लेते हैं। एक तो देखो, प्राइवेट एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ। अब ये जो रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर दी, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लग गया, ग्रोथ होने लग गई। और वहीं पे टेक्निकल और प्रोफेशनल देखो, अब मैंने ये बोल्ड किया हुआ है लेकिन आप एग्जाम में इनको अंडरलाइन करोगे, राइट। बोल्ड है तो आपको इजीली ये दिख रहा है, अगर आप एग्जाम में अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को भी ये चीज़ जल्दी से जल्दी कैच होएगी, राइट। तो अंडरलाइन ज़रूर करना जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो जब इंक्रीज हुआ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी थी, जो जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, तो उसमें इन सब एजुकेशन की नीड आने वाली थी। इसलिए प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखा जाने लगा। नाउ जब हम बात करते कि इसकी सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या आ रही थी, एक तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी विद इन द सोसाइटी, राइट। इनइक्वालिटी बढ़ी, उससे क्वालिटी एजुकेशन कम होने लग गई, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंट हो गया स्टेटस, मतलब कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो बढ़ गया, और एक गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बिकॉज जो रिच थे वो प्राइवेट एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे थे और वो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन कर पा रहे थे, जिससे कि वो जो जॉब कर पा रहे थे उसमें भी उनको हेल्प मिल रही थी। इससे रिच और पुअर के बीच में भी गैप देखा जाने लगा। अब अर्बन रूरल डिवाइड कैसे हो गया, अब जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे थे, प्राइवेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं पे रूरल एरियाज में अभी भी रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ की कमी देखी जा रही थी। फोकस हो गया स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि जितने भी रिफॉर्म्स आ रहे थे ये स्किल्ड वर्कफोर्स चाह रहे थे, जिससे वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा देखे जाने लग गए। अब जब हम सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं, हम देखते हैं सोशल मोबिलिटी हुई, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही थी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, वहीं पे अपवर्ड मोबिलिटी भी देखी जाने लग गई इन सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी, जो लोग इनको एक्सेस कर पा रहे थे, जो लोग इनको अचीव कर पा रहे थे, उन्हीं सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी भी देखी जाने लग गई। नाउ जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज की, बिकॉज जब हम मॉडर्न स्किल्स के ऊपर फोकस हो गया है, उसकी वजह से जो भी इंडिजीनियस नॉलेज थी या फिर हमारी जो पुरानी नॉलेज सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जाने लग गई, ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ख़त्म होने लग गई, और मोर न्यू नॉलेज या फिर मॉडर्न नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस आ गया, मॉडर्न स्किल्स के ऊपर फोकस देखा जाने लग गया। सेकंड है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हेल्थ केयर के ऊपर भी इम्पैक्ट देखा जाने लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन हो गया फिर से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का।
प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स हो गया, जिससे जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम का, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स निकल के आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन वही जो फैसिलिटीज़ है, स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल सर्विसेज है, वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में या फिर रिच को प्रोवाइड होती हुई देखी जाने लगी, जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया पीछे, क्योंकि वहाँ पे ना ही वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड हो रही थी, ना ही वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा था। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इस वजह से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ। जब हम बात कर रहे हैं सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन की यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में, तो हम देखते हैं जो हेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो क्वालिटी हेल्थ केयर किसको मिल रही थी, सब वेल्थी पीपल को मिल रही थी, और इसकी वजह से जो पुअर थे वो पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्राइवेट सर्विसेज ले सके हेल्थ केयर में, तो वो सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो एक गैप देखने को मिला, मतलब कि वेल्दी लोग ईजिली प्राइवेट सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहे थे और बेटर सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहे थे, वहीं पे पुअर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब डिटेरियोरेट होती हुई देखी जाने लग गई। नाउ इसकी वजह से रूरल अर्बन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, बिकॉज रूरल एरिया में एक शॉर्टेज देखी जाने लग गई हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फैसिलिटीज़ की, जहाँ पे हेल्थ इनक्वालिटीज़ भी डिफ्रेंसिएशन में आ गई। ऑफ कोर्स अगर मान लो अगर अर्बन एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है डॉक्टर्स नर्सेज के लिए, तो वो भी वहाँ पे जाने लग गए। डॉक्टर्स एंड नर्सेज को भी अर्बन एरियाज़ में काम करना था, वहाँ पे अच्छी इनकम थी, अच्छे उनको पैसे कमाने थे, तो रूरल एरियाज़ में ये शॉर्टेज भी देखी जाने लग गई। नाउ इससे क्या हुआ, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया एक ऐसा हब बन गया मेडिकल टूरिज्म का, जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से पेशेंट इंडिया आने लग गए। एक तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम है और हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स उनको मिल रही थी अपने, अगर वो देश से कंपेयर करें। तो इससे क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गई हेल्थ केयर की, वहीं पे मेडिकल टूरिज्म बढ़ा, जिसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी को भी बूस्ट मिला, क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो वो अपने साथ फंड्स लेके आ रहा है अपनी कंट्री से, चाहे तो वो फंड्स उनको अपने हॉस्पिटल बिल्स के लिए करने हो, या फिर स्टे का देख रहा हो, या खाने पीने का देख रहा हो। तो इससे इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई, और जो रिसोर्सेज थे वो पब्लिक हेल्थ केयर से डाइवर्ट होके लोकल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम टूरिज़्म मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, तो रिसोर्सेज भी प्राइवेटाइजेशन पे लग रहे हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर उससे बूम हो रहा था, बट वहीं पे पब्लिक हेल्थ केयर कहीं ना कहीं पिछड़ गया था, या उस बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुआ था, जो कि लोकल पॉपुलेशन को उसकी सर्विसेज एक्सेस होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, और इतनी अच्छी सर्विसेज उनको मिल भी नहीं रही थी। नाउ इकोनॉमिक, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने एम्प्लॉयमेंट और लेबर के ऊपर कैसे इम्पैक्ट किया। एक तो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, चाहे तो वो आईटी हो, फाइनेंस हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, वहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब्स क्रिएट हो गई थी, और सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था अपने आप में। इससे क्या हो गया, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन होने लग गई। अब अर्बन एरियाज में ये सारी जॉब्स क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो गई रूरल टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज आने लग गए, जिससे सिटीज़ भी बढ़ने लग गई और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी स्टार्ट हो गई, जैसे झुग्गी झोपड़ी जिसको बोल देते हैं, इलीगल सेटलमेंट्स बोल देते हैं, वो स्टार्ट हो गई, और सिटीज़ भी इन एक मतलब कि इंक्रीज होता हुआ देखा जाने लग गया सिटीज़ के अंदर। और जेंडर डायनामिक्स भी चेंज हो गया, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर था उसने वेमेन के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर दी थी, कि वेमेन भी आए और जॉब करे और अर्न करे, जिससे कि जेंडर रोल्स और फैमिली डायनामिक्स में भी चेंजेस देखने को मिले। बिकॉज ऑफ कोर्स जेंडर रोल्स कैसे, अब जो वेमेन जो सिर्फ घर के अंदर सीमित थे, वो बाहर भी जा रही थी, अर्न भी कर रही थी, और जो मेन थे जो सिर्फ बाहर का ही काम करते थे, अब वो घर में भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हाउस होल्ड वर्क्स भी कर रहे थे। अब इससे क्या हो गया, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर भी हो गया, बिकॉज एक शिफ्ट देखने को मिला, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी आ गई, जिसकी वजह से लो वेजेस, जॉब इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन देखी जाने लग गई। क्योंकि जब हम बात करते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब्स की, तो वहाँ पे
सबको एक इक्वल लेवल की जॉब्स मिलती है, राइट। जो जिस पोजीशन पे लगा है उनकी सबकी वेजेस सेम होगी, सैलरी सेम होगी, और वो जॉब सिक्योरिटी होती है। अनटिल आप कुछ गलत काम नहीं करते हो, करप्शन नहीं करते हो, आपको जॉब से गवर्नमेंट निकालती भी नहीं है, और सोशल प्रोटेक्शन फील होती है एक इंसान को। वहीं पे जब हम प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वेजेस पर्सन को एबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिल रही थी, कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी, और उनको सोशल प्रोटेक्शन भी फील नहीं हो रही थी। तो इससे इसकी सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या देखने को मिली, एक प्रीकेरियस एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, जिससे कि इनफॉर्मल वर्कर्स, चाहे तो वो कंस्ट्रक्शन में हो, डोमेस्टिक वर्क में हो, एग्रीकल्चर में हो, उनको जो वर्किंग कंडीशन थी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और सोशल सिक्योरिटी उनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई। इससे एक्सप्लोटेशन और क्लास स्ट्रैटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, बिकॉज जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स थे उनमें एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और क्लास हायरार्कीज भी फिर से सेम तरीके से री हो गई। जैसे जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे, चाहे वो दलित्स हो, आदिवासीज हो, उनको लो पेइंग और इनफॉर्मल जॉब्स ही मिल रही थी, राइट। तो वो क्लास का जो क्लास हायरार्की थी वो फिर से सेम तरीके से चल रही थी, और एक्सप्लोटेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया था। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट किया, इसके मतलब कि पॉजिटिव भी देखा जाता है और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट किया है। एक तो देखो, पॉवर्टी के अंदर रिडक्शन आ गया, पॉवर्टी कम हो गई क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जिससे कि जो ओवरऑल पॉवर्टी थी वो कम हो गई थी। बहुत सारे लोग का एक अपलिफ्टमेंट देखा जाने लगा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर भी आए, और अपलिफ्टमेंट भी देखा जाने लग गया सिंस 1990s। अब इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस आई, एक तो इनकम लोगों की बढ़ने लग गई, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लग गए, और अपवर्ड मोबिलिटी होने लग गई अमंग द मिडिल क्लास। इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ओवरऑल तो पॉवर्टी ख़त्म हुई, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, इनकम और वेल्थ तो बढ़ी लोगों की, लेकिन जो ग्रोथ थी, जो वेल्थ थी, वो एक जगह एक्यूमुलेट हो रही थी। मतलब कि वेल्दी लोगों का उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ, वेल्दी लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा जा रही थी, और मतलब कि जिसको बोलते हैं ना, रिच वर गेटिंग रिचर एंड पुअर वर गेटिंग पुअरर, तो वो वाला केस था। नाउ जब हम सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं तो हम देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन होने लग गया, क्योंकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, चाहे वो दलित हो, आदिवासीज हों, या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, वो कंटिन्यूसली एक्सक्लूजन फेस कर रहे थे, उनको इंक्लूड नहीं करा जा रहा था इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। ऑफकोर्स अगर जो रिच है तो उसके आगे वाली जनरेशन भी रिच होगी, राइट। तो एक तो ग्रोथ होती है रिसोर्सेज में, राइट, रिसोर्सेज भी विद टाइम ग्रो होते हैं, और विद जनरेशन वेल्थ भी पास ऑन होती है, और ऐसे ही पॉवर्टी और इनइक्वालिटी भी पास ऑन होती है। तो ये जनरेशनल इनइक्वालिटी के मॉडल में तब्दील हो गया था, राइट। नाउ फिफ्थ हम देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने वुमेन और जेंडर रिलेशन पे इम्पैक्ट डाला। तो वुमेन का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था इन सोसाइटी एंड लेबर मार्केट, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर पा रही थी वर्क फोर्स में। अब जैसे आईटी, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी जैसे जो न्यू सेक्टर्स आ गए थे, वहाँ पे वुमेन को भी जॉब्स मिलने लग गई, वुमेन को भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, और वुमेन भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी जॉब्स में। नाउ इससे एम्पावरमेंट और ऑटोनॉमी देखी जाने लग गई। अगर विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके अंदर आ जाती है, हाउस होल्ड के अंदर वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी, और घर कैसे चलाना है, कैसे करना है, उसके भी डिसीजन विमेन के पास आ गए थे। इससे वर्क लाइफ बैलेंस में एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला इन विमेन्स लाइफ, क्योंकि विमेन जो अर्बन एरियाज में थी उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज देखने को मिला अ, अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने में और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया वुमेन की लाइफ में, और डोमेस्टिक हेल्प का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया। डोमेस्टिक मतलब कि जो ये मेड वगैरह होती है, इनका कॉन्सेप्ट भी निकल के आया, जहाँ पे अब वुमेन का फोकस बाहर मतलब कि जॉब पे ज़्यादा हो रहा था, या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से नहीं निभा पा रही थी, या कुछ काम ऐसे होते भाई उनको वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ रहा था। तो एक जो मेड का कल्चर है, डोमेस्टिक हेल्प का कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था विद इन द सोसाइटी।
अभी तो जेंडर इनइक्वालिटी एक सेम तरीके से देखने को मिली, क्योंकि जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो तो बढ़ गया, लेकिन जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे तो वो इनकम के बेसिस पे हो, राइट, जो उनको वेजेस मिल रही थी वो एज कम्पेयर टू मेल कम मिल रही थी, और जितने भी लीडरशिप मतलब कि हाई रोल्स थे, हाई पोजीशन थी, वहाँ पे वुमेन को इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन या इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। अभी भी जो हाई रोल्स है, हाई लेवल रोल्स है, वहाँ पे अभी भी मेन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो ये भी एक जेंडर इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन टर्म्स ऑफ लेबर मार्केट देखी जा रही थी। जब हम बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ जॉब सेक्टर, तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चरल बैरियर हमें देखने को मिला, क्योंकि जितने भी जो पेट्रियार्कल जो नॉर्म थे और जो कल्चरल एक्सपेक्टेशन थी वुमेन से, वो वुमेन की जो एक्सेस थी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और लीडरशिप अपॉर्चुनिटी को, उसको मतलब कि लिमिट हमेशा से ही लगी हुई थी। चाहे उनको कितना भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका हो गया था, बट एक जो पेट्रियार्कल जो सोच थी, राइट, उसकी वजह से लिमिटेशन हमेशा वुमेन पे लगी रही, चाहे तो वो एजुकेशन पाने में हो या फिर जॉब करने में हो। अब इससे इंटरसेक्शनैलिटी भी देखने को मिली, क्योंकि जो वुमेन थी दलित या मुस्लिम एरिया से, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से थी, उन्होंने इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर इनइक्वालिटीज देखने को मिली, क्योंकि वहीं पे कुछ वुमेन को एक्सेस था तो वहीं पे दूसरी वुमेन्स को एक्सेस नहीं था। तो ये विद इन डिफरेंट जेंडर्स के अंदर भी गैप देखने को मिला। अब हमारे 6 पॉइंट आ जाता है कि कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने सोशल वेलफेयर और पब्लिक सर्विसेज के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिले, जहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने रोल ऑफ स्टेट फ्रॉम अ वेलफेयर प्रोवाइडर से प्राइवेट एंटरप्राइजेज में आता हुआ दिखा। राइट, अब जो स्टेट का जो रोल था वहाँ पे मतलब कि प्राइवेटाइजेशन हो गई थी, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही थी वेलफेयर प्रोग्राम और सोशल सर्विसेज पे, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से इरोजन ऑफ वेलफेयर स्टेट हो गया। जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स थे, चाहे वो एल्डरली हो, डिसेबल्ड हो, पुअर हो, उनको सोशल प्रोटेक्शन मिलना कम हो गया और वेलफेयर सर्विसेज भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी, जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी इंक्रीज हुई या सिविल सोसाइटी का राइज हुआ, सिविल सोसाइटी इमर्ज हुई। सिविल सोसाइटी क्या होती है? जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एनजीओज हो गई। तो एनजीओज क्या होती हैं? प्राइवेट होती है, राइट, प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। और सिविल सोसाइटी ग्रुप जैसे ग्रुप्स इमर्ज होते हुए दिखे, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोवाइडर्स बन गए थे सोशल सर्विसेज के, और उन्होंने जो काम स्टेट नहीं कर पा रही थी, अब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही थी, राइट। तो ये था हमारा आंसर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। जो हमारा लास्ट पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा हमारे कंक्लूजन का। आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करेंगे और अपना 4 to 5 लाइंस में कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे हर आंसर के बाद। नाउ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है इंडिया में, जो 1990s के बाद आए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज ले आए थे वो इकोनॉमिक ग्रोथ में, और जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस ले आए थे। उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया था सोशल सेक्टर्स में, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अनइवन हो गया था। कहीं पे तो वो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, कहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से और नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए चैलेंजेस भी साथ साथ आते रहे। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये चीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो जितने भी रिफॉर्म्स है, इन्होंने सोशल हायरार्कीज़ को चेंज कर दिया है। लेबर रिलेशन में भी चेंजेस आ गए हैं, मतलब कि और भी ज़्यादा। अब जो पहले टाइप में जो डिफरेंसेस होते थे ना, अब नए तरीके के डिफरेंसेस आ गए हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और जितने भी इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, वो भी एक तरीके से डिफरेंट तौर पे, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन के तौर पे वो डिफरेंसेस देखे जाने लग गए। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो एक बैलेंस अप्रोच हमें देखनी चाहिए, ताकि हम इनइक्वालिटीज़ की भी बात कर सके और जो ग्रोथ हुई है विद इन इंडिया उसकी भी बात कर सके, और हम सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट की बात करें इन इंडिया एज एज इन अकॉर्डेंस टू सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके, सो दिस वाज इट आवर क्वेश्चन 9। इसके बाद क्वेश्चन 10 आएगा और हमारा MSO 003 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई सब पॉइंट, सब यूनिट अगर आपको समझ में नहीं आई है, या फिर आपको
कुछ भी मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके अलावा और कुछ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप अच्छे से पढ़िए अपने सारे क्वेश्चन, जो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है MSO 003 का, उसकी सारी वीडियोस से गो थ्रू करिए। एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। And I will see you in the next video. Till then, study well and study hard. I will see you in my